जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम 26 अक्टूबर 2018 का जो सेकंड शिफ्ट में जीएस के 38 प्रश्न पूछे गए थे हम उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि जो प्रश्न पूछे गए थे वो किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दोस्तों 2-3 क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है और होता भी है। दोस्तों हमने इस वीडियो को कम समय में बेहतर जानकारी प्रदान करने की कोशिश किया है कि ताकि आपका जो समय बचे आप अन्य सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग और हिंदी में लगा सकें और साथ साथ आप जीएस का जो कोर विषय है, आप जो कंटेंट है आप उसका बार बार रिवीजन कर सकें। दोस्तों एक एक क्वेश्चन का हमने विस्तार से व्याख्या किया है ताकि इन सब चीज़ों से आपका जो फ्यूचर में एग्जाम होने वाला है उसकी सही तैयारी की सही दिशा मिल सके और आप अंततः सफल हों। तो हम दोस्तों देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। जो मोबाइल सहायता केंद्र का नाम जो रखा गया है वो साथी रखा गया है दोस्तों। उनकी सहायता के लिए जो तीर्थयात्री जाते हैं अमरनाथ, उनकी सहायता के लिए ऐसा किया गया है। तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यही से तो हमें पता चलता है कि यही तो हमें सीखना होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से किस तरह से करंट अफेयर या जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो सी नंबर हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसा इसलिए किया गया है दोस्तों कि दोनों देशों में जो सीमा पर जो व्यापार होता है वो अनचाहे व्यापार होते हैं जो सरकार नहीं चाहती है, उस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। एशियाई खेल में पूछा गया है, वही पहला रैंक लाने वाला, वही टोटल नहीं पूछा गया है कि स्वर्ण पदक कितने जीते हैं। तो इस तरह से आप पहले नंबर पे कितने स्वर्ण है पदक जीता गया है और कुल टोटल कितना पदक जीता है और भारत ने कितने स्वर्ण जीते हैं, कुल कितने स्वर्ण जीते हैं। और जो यूपी के खिलाड़ी हैं दोस्तों उन्होंने ये जो एशियाई खेल है या राष्ट्रमंडल खेल है या ओलंपिक खेल है वहाँ से जो कौन से पदक जीते हैं और किस खेल से संबंधित हैं और किस जिले से संबंधित हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन को आप तैयार कर लें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, नीदरलैंड के द हेग शहर में स्थित है दोस्तों। और ये यूनाइटेड नेशन का एक न्यायिक अंग है जिसकी स्थापना 1946 में हुआ था। वहीं दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है और यूनाइटेड नेशन का भी हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आप शुरू में घबराए ना, जीएस के क्वेश्चन हो सकता है कि आपको शुरू में क्वेश्चन टफ पूछे जाए, करंट अफेयर हो सकता है कि ना आए, आप घबराए ना, पेशेंस रखें, हो सकता है आगे के क्वेश्चन बहुत ईजी हों। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित किस में होता है। निषेचन के बाद जो अंडाशय जो परिवर्तित होता है वो फल में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षतिग्रस्त CFL एंड फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। तो इसमें किसकी वाष्प होती है जो जहरीला होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, पारे की। दोस्तों आप जानते हैं पारे का यूज थर्मामीटर, CFL, फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इसका यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही जहरीली होती है, इसलिए इसका जो है कि निपटान बहुत सुरक्षित तरीके से किया जाना चाहिए। और इसे एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे कौन सा रोग होता है, तो इसे मिनामाटा पारे से ही रोग होता है। और बात करें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो ये दोस्तों अम्लीय वर्षा को बढ़ावा देते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, जाइलम। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं जाइलम जल, यहाँ से जल बनता है, यानी कि पौधों में जो पानी है वो जाइलम द्वारा संवहन किया जाता है। और वहीं दोस्तों फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है उसे पौधों के अन्य भागों में इसको पहुँचाने का कार्य करता है फ्लोएम। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनर्उत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम क्या है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ब्रेड मोल्ड हो जाएगा। पुनर्उत्पादक बीज दोस्तों उसे कहते हैं जैसे ही जल अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो ये बीज अंकुरित हो जाते हैं और नए बीज का, नए पौधे का विकसित रूप धारण कर लेते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था।
यह है, कौन सा दोस्तों हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा राइट आंसर। नायलॉन दोस्तों ये पहला सिंथेटिक फाइबर था जो मानव निर्मित था दोस्तों, और ये बहुत ही ये मानव निर्मित द्वारा दोस्तों ये बहुत ही मजबूत और हल्का फाइबर होता है जो कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा इसको निर्मित किया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें रेयान की, रेयान दोस्तों सेल्यूलोस का बना कृत्रिम रेशा होता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, 10 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 10-12 जनवरी को नागपुर में 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए उसी के सम्मान में 2006 से प्रति वर्ष दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने अधिग्रहित चरित्र का विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने प्रतिपादित किया था। जीवों के विकास से संबंधित कई वैज्ञानिकों ने सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो जो अधिकृत चरित्र विरासत सिद्धांत है वो जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने दिया था। शरीर के जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है उसका विकास भी अधिक होता है, और शरीर के जिन अंगों का उपयोग कम होता है उसका विकास कम होता है। जैसे इन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया था, जिराफ का जो गर्दन होता है वो लंबा होता है, इन्होंने इसका उदाहरण दिया था। वहीं दोस्तों ग्रेग मेंडल की बात करें तो ये आनुवंशिकता के जनक हैं, इन्हें कहा जाता है, और इन्होंने बताया था कि आनुवंशिक लक्षण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं, संचारित होते रहते हैं। वहीं दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जहाँ अधिक आबादी हो वहाँ प्रत्येक जीवों के बीच जीवन पर्यंत संघर्ष चलता रहता है, और अंततः वही विजेता होता है जो इन संघर्ष में लगातार जो संघर्ष करता रहता है वही सफल होता है। तो आप भी यहाँ से सीख सकते हैं चार्ल्स डार्विन के जो सिद्धांत दिया था कि जहाँ ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पे जो प्रति स्टूडेंट है उसमें लगातार संघर्ष रहता है, लगातार कंपटीशन होता है, उसमें वही सक्सेस होता है जो हमेशा लगातार लगा रहता है, वही सफल होता है। तो आप भी लगातार प्रयास करते रहिए, निश्चय ही दोस्तों सफल होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिब्यूटिंग इंडिया रियलाइजिंग एविलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो नंदन नीलकेड़ी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। इसी से रिलेटेड अन्य जो एग्जाम हुए थे उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। कश्मीर दी वाजपेयी एस दुलत ने लिखा था। इनसाइड आईवी एंड रा द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्ड मास के लेखक जो हैं दोस्तों वो के शंकर नायर थे। अनलीसिंग इंडिया एस.एम. कृष्णा थे दोस्तों। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड एन.आर. नारायण मूर्ति थे दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सारे बुक जो हैं ये एक देशभक्ति बेस्ड जो हैं उस पर लिखा गया है कि देश को विकास के जो रास्ते पे बुक लिखी गई है उससे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसे बुक जो लिखे गए हैं उसको आप अच्छे से देख लें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, जीएसटी परिषद द्वारा किया गया था। दोस्तों हम जीएसटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके सिलेबस में ये मेंशन है। तो जीएसटी वस्तु और सेवा, जीएसटी को दोस्तों वस्तु और सेवा कर कहते हैं। इसका जो इंग्लिश वर्जन होता है, इंग्लिश इसका जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये देश में लागू हुआ जो 2016 में पारित हुआ था। और उन्हें दोस्तों 122वां संशोधन विधेयक लाया गया जो 101वां संविधान संशोधन के रूप में पारित हुआ था। 122वां संविधान संशोधन दोस्तों 2014 में लाया गया था। वहीं दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर जो किया गया वो 12 अप्रैल 2017 को किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले शिफ्ट में। जीएसटी का सिफारिश जो है दोस्तों जीएसटी परिषद करती है। जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था इसमें 5 टैक्स स्लैब हैं दोस्तों, 0%, 5%, 10%, 18% और 28%। ये दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है और गंतव्य आधारित कर है। ये सीधे नहीं लगता है, ये गंतव्य आधारित कर है, यानी कि जब जो प्रोडक्ट बन करके दुकान पे आता है, जब ग्राहक उसे खरीदता है तो उस समय ये टैक्स लगता है। और इसका जो आदर्श वाक्य दोस्तों वो 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट है। केंद्र और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक जीएसटी लगेगा। दोस्तों पहले अलग अलग टैक्स लगते थे यहाँ वस्तुओं पर, उसे हटा करके एक जीएसटी लग गया है, यानी कि जिस वस्तु और या सेवा पर जीएसटी लगेगा वह पूरे भारत में एक समान मूल्य का होगा। तो जिस वस्तु पर दोस्तों जीएसटी लगा है वो चाहे जम्मू कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, देश का कोई भी भाग हो, वो समान मूल्य पर मिलेगा। जीएसटी से कुछ वस्तुओं को मुक्त रखा गया है, पेट्रोलियम उत्पाद है, मादक पदार्थ है और बिजली को मुक्त रखा गया है। इस पर राज्य सरकार नियम लागू करती है। वहीं दोस्तों विश्व में प्रथम देश जिसने जीएसटी लगाया था वो फ्रांस हो जाएगा।
भारत में प्रथम राज्य जो जीएसटी लगाया था वो असम हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था। जीएसटी से संबंधित सारे निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा किया जाता है, वो भी 3/4 वोटों द्वारा किया जाता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष जो होते हैं ये राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच निर्वाचित होते हैं। अधिकांशतः दोस्तों इसके राज्य के वित्त मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। डिजिटल जो दस्तावेज है उससे जो छेड़छाड़ होता है उसी के समाधान के लिए दोस्तों ये साइबर पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। अब तो हर राज्य में है, लेकिन पहला जो था वो बेंगलुरु में खोला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ में प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, रायबरेली से है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या सीख सकते हैं दोस्तों, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, खेल से पूछा गया है। तो एशियाई खेल है, मैंने देखा है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो इंडिया के बाहर खेल हुए हैं, चाहे एशियाई हो, राष्ट्रमंडल हो या ओलंपिक हो, वहाँ से इंडिया यूपी के दोस्तों कोई खिलाड़ी है वो कौन सा पदक जीता और वो किस जिले से वो बिलोंग करता है, खासकर ये किस जिले से वो संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन उत्तर प्रदेश का स्थापना हुआ था दोस्तों, उसी दिन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इससे पहले इसका नाम दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिद्धार्थनगर से। दोस्तों काला नमक चावल जो है इसे ODOP जो योजना के तहत रखा गया वो सिद्धार्थनगर से संबंधित है। वहीं दोस्तों गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे टेराकोटा के लिए ये जिला जाना जाता है। और आजमगढ़ दोस्तों ये ब्लैक पॉटरी या काले मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। वहीं गोंडा दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण, जो दाल का खाद्य प्रसंस्करण होता है उसके लिए फेमस है। तो दोस्तों जो ODOP है, 1 जिला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एटा में हुआ था। और अमीर खुसरो को दोस्तों तबला का जनक कहा जाता है, उनके विकास के लिए जाना जाता है। दोस्तों ये देखिए, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, स्वामी विवेकानंद। तो आपको तब तक रुकना नहीं है दोस्तों जब तक अपनी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए दोस्तों, लगातार प्रयास करते रहे, निश्चय ही दोस्तों सफल होंगे, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है दोस्तों डी हो जाएगा, फैजाबाद। अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला ने अपनी पत्नी की याद में इसको बनवाया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्य द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, गिरिजा देवी को उनके शिष्य जो हैं अप्पा जी बुलाते थे। और ये दोस्तों बनारस घराने से संबंधित हैं और इन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है। और इन्हें तीनों पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों पद्म पुरस्कार मिला है। तो ऐसे जो सम्मानित लोग हैं उनको आप एक बार जरूर देख लें, उनके उपनाम और ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है? राइट आंसर दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ। और ये दोस्तों बात करें नाथ संप्रदाय की, तो नाथ संप्रदाय दोस्तों ये उत्तर पश्चिम भारत का एक धार्मिक पंथ है और इसके आराध्य देव जो होते हैं दोस्तों वो शिव होते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, गोरखपुर नहीं लगता है, बलिया नहीं लगता है, बस्ती नहीं लगता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। हम दोस्तों इसी से रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन पूछे गए, इसको मैप में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये देखिए पीलीभीत लगता है नेपाल से, खीरी लखीमपुर खीरी हो गया, ये बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और ये महाराजगंज है दोस्तों। तो 7 जिले हैं जो नेपाल से लगते हैं दोस्तों, इसको आप अच्छे से देख लें क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी से रिलेटेड दोस्तों। और जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बुंदेलखंड क्षेत्र से कौन जिले लगते हैं, तो इसको भी अच्छे से देख लें। 7 जिले लगते हैं, लखीमपुर ललितपुर है और झांसी है, जालौन है, हमीरपुर है दोस्तों, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है। तो इस तरह से आप दोस्तों इसको जो भी मैपिंग बेस्ड है, आपको सारे जिलों को मैप से तैयार करें, अपने रूम में मैप लगाएं, जो आप जहाँ से भी पढ़ते हो इसको मैप से लर्न करने का प्रयास कीजिए। निश्चय दोस्तों आप अच्छा कर पाएंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। यहाँ से आप नेपाल से कौन लगा है, बिहार से कौन लगा जिला है
और जो एनसीआर में कौन शामिल है, बुंदेलखंड में कौन शामिल है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जो है मैप से तैयार करें तो आपको अच्छे से याद रहेगा और आपके क्वेश्चन सही होंगे। अपने रूम में जो मैप लगाए होंगे वहाँ डेली बेसिस आप वहाँ पे टाइम दें 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट दीजिए, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। भारत के बारे में अच्छे से जान लीजिए, यूपी के बारे में, वर्ल्ड के बारे में अच्छे से जान लीजिए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखते रहिए, वहाँ से देखिए कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने पूरा प्रयास किया कि आप तक पहुँचाने का प्रयास किया कि आप उस सब कुछ चीज़ों को तैयार करें दोस्तों, निश्चय ही आप सही कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप सबके सही होते हैं तो आपके भी सही होने चाहिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित होते हुआ। दोस्तों इसे सीधा सीधा पूछा गया कौन से गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उनके सिख के 10वें गुरु थे, श्री गुरु गोविंद सिंह ने किया था दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना, और ये आखिरी गुरु भी थे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 17-18 में 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी थी? ये दोस्तों क्वेश्चन रियल में बहुत ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, अगर नहीं आ रहा है तो मत लगाएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 8.46 मीट्रिक टन था दोस्तों। अगर आप इसे रिस्क लेना चाहते हैं दोस्तों, मैंने कई क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन जो फैक्ट बेस्ड है, कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसमें जो ज़्यादा है आप उसको लगाएं। मैंने कई क्वेश्चनों को देखा है दोस्तों, जो ज़्यादा है वही इसका राइट आंसर है, लेकिन ये हर क्वेश्चन में लागू नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सही होगा ये, लेकिन एक ट्रेंड जो मैंने देखा कि जो सबसे ज़्यादा है वही सही है। तो आप अगर आ रहा है तभी लगाएं, अगर नहीं आ रहा है, आपके क्वेश्चन कम हुए हैं तो आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पे आप लगा सकते हैं। और अगर नहीं आ रहा दोस्तों छोड़ दें, क्योंकि ये अधिकांश लोगों के गलत होने वाले होंगे और इसलिए आप जो है कि ना करके भी आप उन लोगों से आगे हो सकते हैं, क्योंकि आपका माइनस मार्किंग नहीं होगा। जो लोग करेंगे उनका माइनस मार्किंग होगा, निश्चय ही जो रिजल्ट होगा आप उनसे ऊपर होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, श्री गुरु अमरदास ने किया था दोस्तों। हम सिख संप्रदाय से जो क्वेश्चन देखें हमने 2 शिफ्ट में यहाँ पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया था और आपके भी एग्जाम में पूछने की संभावना बन सकती है, तो हम थोड़ा सा इसके डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों सिख संप्रदाय था, इसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने किया था और इसके जो गुरु जो इनके बाद गुरु नानक के बाद जो गुरु बने थे, दूसरे गुरु इनको लहना भी कहते थे, अंगद थे और इन्होंने गुरुमुखी लीप का आरंभ किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि गुरु नानक के बाद गुरु पद पर कौन बैठा था, तो वो लहना थे दोस्तों, जिन्हें अंगद के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे गुरु इनके अमरदास थे, हिंदुओं से पृथक होने के कई कार्य किए थे। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी गया था। इन्होंने सिख विवाह समारोह की शुरुआत की, जिन्हें आनंद कारज के नाम से जाना जाता है। चौथे गुरु जो रामदास थे दोस्तों, इन्होंने अमृतसर और स्वर्ण मंदिर की स्थापना किया था। 5वें गुरु दोस्तों अर्जुन देव थे, जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी और इन्होंने खुसरो की सहायता के कारण इनकी हत्या जो है जहांगीर द्वारा कर दी जाती है। और 8वें जो गुरु थे हरिकिशन थे, ये सबसे कम आयु में गुरु पद को प्राप्त किए थे। और इनके जो 9वें गुरु थे दोस्तों गुरु तेग बहादुर जो थे, वो इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। 10वें गुरु दोस्तों गुरु गोविंद सिंह थे और ये आखिरी गुरु थे। इनका जन्म जो है पटना में हुआ था और सिखों के लिए पंच के कार्य अनिवार्य कर दिया था, खालसा पंथ की स्थापना किया था। एक क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। और इनके बाद दोस्तों 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह के बाद जब गुरुपद समाप्त हो गया था, तो उसके बाद इसका नेतृत्व दोस्तों बंदा बहादुर ने किया था और इनकी हत्या जो फर्रुखसियर द्वारा कर दी जाती है। और इसके बाद दोस्तों जो सिख संप्रदाय था, सिख साम्राज्य था, वो 12 मिसलों में अलग अलग भागों में डिवाइड हो गया था, अलग अलग क्षेत्रों में। तो इसके जो सुकरचकिया मिसल 12 मिसलों में से थे, सुकरचकिया मिसल, इसके जो राजा थे वो रणजीत सिंह थे और इन्होंने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना किया था जिसकी राजधानी दोस्तों लाहौर थी। और इसके बाद इनके मृत्यु के बाद प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, जिसके बाद सिख साम्राज्य को अंग्रेजी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और इसके जो अंतिम शासक थे दिलीप सिंह, इन्हें इंग्लैंड भेज दिया जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 2016-17 के लिए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आप इसको अच्छे से देख लें दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाक्साइड में और जो अन्य जो अनाज है उसके बारे में, फल के बारे में कौन से राज्य पहले स्थान पे हैं, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
पिछले शिफ्टों में भी पूछा गया, आगे के शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर से तैयार कर लें, क्योंकि ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे का लगभग राशि क्या थी? तो इसका जो राशि थी दोस्तों वो डी नंबर हो जाएगा, 156.80 बिलियन थी। इसीलिए मैंने ये डी ऑप्शन मैंने कहा जो ज़्यादा है वही ज़्यादा सही है, लेकिन ये हर क्वेश्चन में लागू नहीं होता है। आप अगर रिक्स लेना चाहते हैं तो ये सब बेस बना के रिक्स ले सकते हैं, अन्यथा इस क्वेश्चन को छोड़ दें। ये जो 2 क्वेश्चन थे दोस्तों आप छोड़ने लायक थे, इन्हें आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार कुछ क्वेश्चन छोड़ देने से भी आप आगे होते हो। क्योंकि कई लोग जो करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन जो दोस्तों है वो सिर्फ 5-10% लोगों का सही होने वाला है। तो आप ऐसे क्वेश्चन पे रिक्स लेना चाहे तो ले सकते हैं, अन्यथा छोड़ दें दोस्तों। आप अन्य सब्जेक्ट जो है, कोर सब्जेक्ट जीएस का जो है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस है, उस पर आप वर्क कीजिए। जो आपके अन्य सब्जेक्ट हैं दोस्तों, जैसे मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी है, वहाँ पे वर्क कीजिए, निश्चय ही दोस्त आप सफल होंगे। जो आप रिसोर्स यूज कर रहे हो जीएस के लिए, जैसे लूसेंट बहुत ही बढ़िया सोर्स है दोस्तों। उसके अलावा जो है कि आप अगर नोट्स से पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए। अन्यथा दोस्तों अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, आप इधर उधर मत जाइए, चुपचाप लूसेंट का एग्जाम के पहले दोस्तों 5 से 10 बार उसका रिवीजन कर सकते हो तो कर लीजिए। यहाँ से अगर आप 5 से 10 बार रिवीजन कर लेते हैं, कम से कम 5 बार अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, तो आप दोस्तों सीधे आप 25 क्वेश्चन के आसपास आपका सही होने लगेगा। जो 5 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, तो आप मार्केट से कोई एक करंट अफेयर जो फेमस है उसको लेके आइए, उसको भी 2-3 बार एग्जाम में जाने से पहले आप उसको अच्छे से पढ़ लें और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कुछ सॉल्व कर लें। निश्चय दोस्त आप जो 35-36 आपके क्वेश्चन सही होने लगेंगे। बहुत क्वेश्चन टफ नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आप लगातार प्रयास करते रहिए, रुकिएगा नहीं दोस्तों, निश्चय ही आप सफल होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये वाला है, 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। बी है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा नहीं थे। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थे, ये राइट आंसर है दोस्तों, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि 1975 से 1977 तक 21 महीने तक दोस्तों देश में आपातकाल लगा था, और उसके उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे, और जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी दोस्तों। और ये वास्तव में बहुत ही दमदार लीडर थी दोस्तों। इनसे हमारी महिला साथी जो हैं प्रेरणा ले सकती हैं, इनसे सीख सकती हैं कि हम भी, हमारे अंदर जो कौशल है, प्रतिभा है, उसको हम निखारेंगे, हम देश की सेवा करेंगे, इसकी समस्या को दूर करेंगे, लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। तो आप निश्चय आप कर सकती हैं। आप किसी भी स्तर पे किसी से कम नहीं हैं। आपके अंदर एक विशेष प्रतिभा कौशल, आप उसको बढ़ाइए, सभी लोग बढ़ाइए, निश्चय दोस्त आप सफल होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? सही मिलान पूछा है दोस्तों, तो इसका सही मिलान है दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद ए में दोस्तों भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें लिखित है। हम इसको दोस्तों सीधे ये स्वतंत्रता का अधिनियम पूछा गया है, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के जो 22 में है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 19 में ये सब पार्ट पूछा गया है, तो सब पार्ट में और कौन कौन किससे हैं इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 ए में दोस्तों वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 बी में दोस्तों शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार है, आप शांतिपूर्वक किसी भी सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद 19 सी में दोस्तों संगम या संघ बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 डी में दोस्तों भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आवास संचरण का अधिकार है, आप पूरे भारत में कहीं जा सकते हैं दोस्तों, ये आपको राइट देता है संविधान। अनुच्छेद 19 ई में दोस्तों जो है भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार है, आप किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। और 19 एफ में दोस्तों ये व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार है, पूरे भारत में कहीं रह सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, कहीं रोजगार कर सकते हैं, ये राइट आपको संविधान देता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है दोस्तों? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है दोस्तों। 35 वर्ष का आयु का व्यक्ति दोस्तों वो राज्यपाल बन सकता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा भारत के केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आर्टिकल नंबर 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यानी प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री हैं तो इनकी जो नियुक्ति है
वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। उत्तर मिल गया, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान हो जाएगा दोस्तों। नॉर्थ जो अरेबियन जो देश हैं वो पश्चिमी दो देश है दोस्तों, वहाँ से कई उनकी राजधानियाँ पूछा गया है। तो आप उनको अच्छे से देख लें कि उनकी कौन कौन सी राजधानियाँ हैं, क्योंकि वहाँ से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा तोगरो हो जाएगा। मंगोलिया दोस्तों ये चीन और रूस के बीच में है और इसकी राजधानी उलान बटोर है दोस्तों। और एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो तेंगे वहाँ की मुद्रा है। इसी से रिलेटेड बांग्लादेश का टका पूछा गया था, जापान का येन पूछा गया था। तो आप जो विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, मध्य एशियाई देश हैं, उनको आप उनकी मुद्रा को ज़रूर देख लें कि उनकी कौन कौन सी मुद्रा है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एशिया में पूछा है तो दोस्तों इंडोनेशिया हो जाएगा। पहले नंबर पे अपना भारत आता है, चीन को पिछाड़ दिया है। पहले नंबर पे भारत, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया और चौथे नंबर पे दोस्तों अमेरिका है। और पाँचवें नंबर पे दोस्तों पाकिस्तान हो गया है, जो ब्राज़ील को पीछे छोड़ करके 5वें नंबर पे है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ब्राज़ील में, क्योंकि ब्राज़ील में दोस्तों दुनिया का फेफड़ा कहा जाने वाला अमेजन जंगल है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो ब्राज़ील में है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आप नीचे ही दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गोदावरी। इसको हम दोस्तों मैप में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये महानदी है, छोटी नदी है यहाँ पे गोदावरी दोस्तों, दक्षिण भारत की। यहाँ से दक्षिण भारत स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, ये विंध्याचल रेंज से दक्षिण भारत स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे गोदावरी जो है सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, गोदावरी। फिर उसके बाद कृष्णा है, फिर इधर देखिए कावेरी है, इधर महानदी है। और दोस्तों पश्चिम भारत की तरफ जो अरब सागर में जो दो पश्चिम की तरफ बहने वाली जो सबसे दो बड़ी नदियाँ हैं, जो बार बार पूछा जाता है, वो नर्मदा है और तापी नदियाँ हैं, जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों माही, साबरमती भी अरब सागर में बहती है। देखिए गंगा नदी इधर है, गंगा नदी। और यहाँ से भी दोस्तों गंगा से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ की नदियों को आप अच्छे से देख लें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 डी नंबर हो जाएगा। 10 दिसंबर 1948 को इसकी घोषणा हुई थी और उसी के सम्मान में दोस्तों, उसी के चिन्ह में दोस्तों 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया जाता है। दोस्तों मानवाधिकार आपके सिलेबस में है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोस्तों, जो अपने भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है, इसका गठन 1993 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में भी क्वेश्चन पूछा गया था। मुख्य इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? मानव अधिकारों का संरक्षण और उनका प्रचार प्रसार करना है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो मुख्यालय दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। इसी के अतिरिक्त और जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, उसको हम देख लेते हैं। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा UDHR के कुछ बुनियादी मानवाधिकार, जो घोषणा पत्र हुआ था उसमें कुछ अधिकार दिए गए थे, जैसे हमारे भारतीय संविधान में अधिकार हैं, उसी तरह वहाँ पे सार्वभौमिक घोषणा में भी अधिकार दिया गया था। अनुच्छेद 1 दोस्तों ये समानता का अधिकार है के बारे में बात करता है, जो हमारे अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अनुच्छेद 2 दोस्तों भेदभाव से मुक्ति की बात करता है, जो हमारे 15 नंबर में बताया गया है, भारतीय संविधान के 15 नंबर में है अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 3 में दोस्तों जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 4 दोस्तों दासता से मुक्ति की बात करता है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था किसी शिफ्ट में कि अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है, वो दासता से मुक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 5 दोस्तों अत्याचार और अपमानजनक उपचार से मुक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 6 दोस्तों कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार देता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था पिछले शिफ्ट में कि अनुच्छेद 6 किससे रिलेटेड है, तो ये कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता आपको प्रदान करता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने 38 क्वेश्चन को देख लिया है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, और आप इसे अपने पढ़ाई में इसका यूज कीजिए, इसको सही दिशा दीजिए। आप प्रीवियस ईयर से देखिए कि किस तरह से जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आप जो भी रिसोर्स पढ़ रहे हो उसका बार बार रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, और
रेगुलर बेसिस पे दोस्तों तैयारी करते रहिए, निश्चय ही दोस्त सफल होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखा, धन्यवाद एंड जय हिंद।